GNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं अरिश्मा मरियम। रिकॉर्डिंग के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। अरिश्मा मरियम से गुफ्तगू हुई। एक लड़की और वो भी ढोल बजाने वाली, ये ढोल बजाने का ख्याल कैसे आया? मुझे शुरू से ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक़ था, जिसमें गिटार, हारमोनियम, कॉन्गो। उसके बाद आई जंप इनटू ढोल, और जब से आई स्टार्टेड ढोल लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। है लड़की ढोल वाली एक डिफरेंट चीज़ है। अब तो काफ़ी आ गई हैं मुझे देखकर, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त सिर्फ रानी ताज थी और मैं थी। वो यूके रहती हैं और इंडिया से हैं ढोल प्लेयर जसमीत, वो मेरी इंस्पिरेशन है। शी इज़ सिस्टर टू मी। और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी इंस्पिरेशन आपको अपने बच्चों की तरह, बहनों की तरह गाइड करे, ट्रीट करे। और बस जसमीत को देख के मैंने स्टार्ट किया, और घर की सपोर्ट जो थी वो तो थी ही, साथ फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पेरेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, अल्लाह मेरे फादर को जन्नत में जगह दें। जब मैंने कहा कि मैंने ढोल सीखना है तो उन्होंने इस चीज़ को इतना कोई सीरियस नहीं लिया। ही वाज लाइक है अच्छा, मतलब शुगर ही है। तो उन्होंने कहा खुद ही तंग आके छोड़ दिया। मामा मेरी ये चाहती थी मैं टेनिस प्लेयर बनूं। अंडर 15 मैंने खेला भी है। सर खालिद मेरे कोच थे, सर खालिद और सर अमानला। और बस मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि मैं अब टेनिस क्या खेलूँ। बस मुझे था कि कुछ मीडिया में होना चाहिए, एज अ सिंगर कुछ हो जाए, या एज अ ढोल। तब तो नहीं सोचा हुआ था ढोल का, बस शुरू से ही ना कुछ मीडिया में मुझे शौक़ था कि एक्टिंग में हो जाए या सिंगिंग में हो जाए। लेकिन सिंगिंग के लिए यहाँ पे compete करना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे लोग हैं जहाँ अभी भी मेरे पैसे फंसे हुए हैं, मेरे ऑडियो नहीं तैयार, मेरे मिक्स मास्टर नहीं हुए हुए। एक लंबी रेस थी, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे नाम बनाना, जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है। ऑडियो पे अलग पैसे लगते हैं, वीडियो पे अलग लगते हैं, पता नहीं वायरल होगा नहीं होगा। अब तो खैर सिचुएशन डिफरेंट होगी, टिकटॉक का दौर है, आप कुछ भी अपलोड करें और वो वायरल हो जाता है। और बस ढोल की जर्नी जो है वो यही है कि बस इंस्ट्रूमेंट्स का शौक़ था, और आज इधर प्ले कर रही हूँ सबके सामने। और पाकिस्तान में आपसे पहले और कोई ढोल प्लेयर नहीं थी खातून? जी नहीं था, कोई भी नहीं थी। मेल ढोल प्लेयर थे, फीमेल कोई भी नहीं थी। और ढोल सीखने में भी मेरी बहुत बड़ी जर्नी है। हमारे जो उस्ताद हैं वो सिर्फ अपना फ़न अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। हम जैसों को सिखाते हुए उनको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि पता नहीं ये आउट ऑफ फैमिली हैं, ये लोग, ये बच्चे आगे ना निकल जाएं, ये थोड़ा सा है इशू। यहाँ सिखाने वाले, ढोल सिखाने वाले उस्ताद इजीली अवेलेबल हैं? अच्छा जी, मैंने भी बहुत सारे टीचर्स चेंज किए। मैंने बहुत फेमस नाम है उनसे क्लासेस ली, बट उन्होंने मेरा टाइम ही वेस्ट किया, तो मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी। लेकिन जितना बड़ा आपका नाम है, आपको चाहिए कि आप सिखाते। आज मैं आपका प्राउडली नाम लेती कि हाँ जी ये मेरे उस्ताद हैं, बट उन्होंने मेरा टाइम ही वेस्ट किया, मेरे पैसे वेस्ट किए, और बस 3-4 महीने मैंने अपने वेस्ट किए। और उसके बाद मैंने 3-4 टीचर्स चेंज किए। रिक्शा के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था सर इमरान का। अच्छा। तो वहाँ से मुझे सर इमरान का कांटेक्ट मिला और हमारा कनेक्शन हुआ, और सर फिर घर पे आते थे क्लासेस देने के लिए। फिर सर के लिए आना जाना थोड़ा मुश्किल था, सर को बाइक ले दी, तो बस वो जर्नी फिर स्टार्ट हो गई। और जब आपने इस फील्ड में कदम रखा तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या था? आप जब किसी पहला फंक्शन जो था आपका, जब पहली पब्लिक अपीयरेंस थी जी, वो कब थी? उसमें क्या जज्बात थे? किस तरह की एप्रिसिएशन थी या कोई हौसला शिकनी थी? एप्रिसिएशन की जहाँ तक बात है, मैंने जब PSL में लिबर्टी राउंड अबाउट पे हमारे सेगमेंट्स होते थे, लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ऐसे चेन बना के खड़े हुए होते थे कि डोल वाला बाजे को कोई हाथ मत लगा दे। तो लोगों की एप्रिसिएशन लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मैं करती फैमिली इवेंट्स हूँ, मैं मर्दों वाले शोज़ नहीं करती। मुझे बहुत ज़्यादा पैसे ऑफ़र होते हैं कि आप मर्दों वाला शो कर दें। देखिए, रिस्पेक्ट पहले, पैसे बहुत बाद में है। तो मैं सिर्फ फैमिली इवेंट्स ही कवर करती हूँ, और जिस भी फैमिली में परफॉर्म किया है लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक इवेंट के कितने पैसे चार्ज करती? बस थोड़े से कर ही लेती हूँ। अच्छा। थोड़े बहुत कर लेती हूँ। मिलियंस में नहीं, या लाखों नहीं, में? लाखों में, मिलियंस में नहीं, लाखों में। लाखों में, जी। ठीक। मिलियंस में कभी कभार वेल हो जाती है, लेकिन चार्ज जो हम करते हैं वो लाखों में करते हैं। अच्छा, या 10 लाख से ज्यादा वेलें हो गई? कभी हो जाती, कभी नहीं भी होती।
वो लेकिन कौन सा मेरी event वेलें था? चोरी हो जाती, मेरी टीम अच्छी नहीं है। अच्छा। ये खुद ही चोरी कर लेती है। अच्छा, ये वेलें संभालने का और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है? इसमें किस किस का कितना हिस्सा होता है? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब तो नहीं मुझे पता था कि ये मतलब जो ऊपर वाले पैसे होते हैं ये मेरे होते हैं। मैं दे देती थी, ये जो मेरी टीम है। तो मैं सिंगर है, मैं नाम नहीं लूँगी, काफ़ी सीनियर हैं। तो ऐसे हम ना एक शो की रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हुए, तो सारे बता रहे जी मुझे इतनी वेल हुई, वो बताते मुझे इतनी हुई, कहते हाँ भाई अरिश्मा तेनू कितनी वेल हुई है। मैंने कहा मुझे भी कोई 8-9 लाख हो गई है। अच्छा तू की कितना है उनका? मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं, टीम को दे दिए, ये तो सदके के पैसे होते हैं। कहते बेवकूफ़, ये सदके के पैसे नहीं होते, ये बोनस होता है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता। तो फिर जब मैंने टीम को कहा कि अब आप ये मुझे दिया करें, तो वो फिर दर्द तो हुई पेट में कि अब ये तो देने पड़ेंगे। तो अब लेट्स सपोज अगर 3 लाख की वेल हुई तो वो मेरे तक आते आते लाख रह जाते हैं। अच्छा। चोरी कर लेते हैं। आपको बताते ही इतना है या कहते हैं कि नहीं अब तो हमने ये अपना हिस्सा ले 200 लिया? प्लस इवेंट कर लिया, अब तो मैं इवेंट पे कदम रखते ही बता दूंगी आज जितने की वेल है। अब एक्सपीरियंस हो गया ना, अब तो मतलब पता चल जाता है कि हाँ जी आज हवा है या आज वेल है, अब तो पता चल जाता होता है। लोग एक्साइटेड उसमें ज्यादा होते हैं। लेडीज, हाँ। हमारी जो मेरी माओ की एज की लेडीज हैं वो एक्साइटेड होती हैं। अच्छा। अरिश्मा आ रही है, माथा चूमती हैं, हाथ चूमती हैं। और उस वक्त वो जो होता है ना कि मेरे हाथों के छाले वो पूरे हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ मेरे हाथों में छाले पड़ते हैं। तो वो जब लेडीज़ मुझे मिलती हैं, मेरा माथा चूमती हैं, मेरे साथ इंजॉय करती हैं, तो मैं कहती हूँ मेरी मेहनत पूरी हो गई। और जैसे अब काफ़ी सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं वहाँ पर फीमेल फोटोग्राफी कर रही हैं, फीमेल ही हैं, और ढोल भी फीमेल है। मैंने ना एक पठान फैमिली उनका इवेंट किया, तो उन्होंने कहा जी मेल ढोल वाले अलाउ नहीं। मैंने कहा जी मुझे आप ये फेवर दें, जितने मेल हैं ना मेरे साथ, मतलब हम 3 ढोल और एक ड्रम सेट होते हैं। मैंने कहा इनके मुंह अब दीवारों की तरफ करवा दें, मेरा मुंह अपनी तरफ कर लें। कहते ठीक है। पठान तो वैसे भी खुश होते हैं कि उनका मुंह दूसरी तरफ हो। मेरी मदर पठान है, मेरी फादर पंजाबी है, मदर साइड मेरी पठान है। तो अब मुझे आइडिया तो था कि इनका किस तरह की वो माहौल होगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी। उन्होंने ना मुंह उनके दीवारों की तरफ करवा दिए और मेरा अपनी तरफ करवा लिया। मैंने कहा अब इंजॉय करें। तो फीमेल जो हैं मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। शुरू तो आपने सिंगिंग से किया था, जी। तो कौन से गाने गाए? वो गाने मैंने लॉन्च नहीं किए जो मैंने गाए। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या गाना है, ये बहुत मेहनत वाला काम है। अभी आप मुझे कहेंगे गाना सुनाओ, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। नहीं, आप अच्छी थी तो आपने गाने रिकॉर्ड ये करवाए ना। देखिए, ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ, अगर मैं दोबारा गाना शुरू करूंगी तो मैं प्रैक्टिस के साथ आऊंगी। ऐसे नहीं कि मैं गाना शुरू कर दूं और ये क्लिप मेरा निकले और बाद में मैं जलील होती फिरूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा कतल ऐसा मकसद नहीं है। अब मेरा मेन फोकस है ढोल। ठीक है। अभी आपको ढोल भी सुनाएंगे और खाना भी खाएंगे और बातचीत चलती भी रहेगी, लेकिन गाने वाला रूट आपने नहीं लेना। एग्जिट लेते हैं। आपके काम की तरह आपका नाम भी बड़ा मुनफरिद है, डिफरेंट अरिश्मा है। मरियम। जी। किसने रखा? मेरी मम्मा ने। अरिश मतलब आसमान, माँ मतलब चांद, मरियम मतलब पाक, आसमान का पाक चांद। वाह वाह, कितना खूबसूरत नाम। डिफरेंट है। हाँ, ढोल वाला आइडिया किसका था? ढोल वाला आइडिया मेरा अपना ही था। वो जसमीत की वीडियोस आती थी सामने, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मुझे कहती है यार तुम इतनी प्यारी हो, गोलू मोलू सी हो, हाइटेड हो, व्हाई यू डोंट ट्राई ढोल, पाकिस्तान में कोई बंदी नहीं है ढोल वाली। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार कहती तो ठीक है। मैंने कहा चलो शुगल शुगल ही सही, वायरल हो गए तो ठीक है, नहीं तो डिब्बा तो हम पहले ही हैं, कौन सा कोई जानता है। तो बस स्टार्ट कर दिया ढोल। और जब मैंने ढोल स्टार्ट किया फिर मुझे काफ़ी सारे कमर्शियल्स मिले, ब्रांड शूट्स मिले, फिर जो कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता था मैं ज़रूर करती थी, और वो एक इट वाज फन। ढोल का वजन कितना होता है? मेरे वाले ढोल का जो है वो 15 kg है, और जो मेरा प्रैक्टिस वाला ढोल है वो और है, और जो मैं कॉन्सर्ट पे प्ले करती हूँ वो और ढोल है। तो 15 kg है मेरे ढोल की वेट। या तो ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है, और फिर वो मुसलसल बजाना बड़ा एक्सर्शन वाला काम है ये। मैंने एक लाइट वेट ढोल भी लिया था, दैट्स 8 kg। लेकिन बात यह है कि 15 kg हो या 8 kg हो, जब मैंने पहना है तो ज़ाहिर उस वक्त एनर्जी कुछ और होती है। 10 मिनट बाद आपकी एनर्जी ज़ाहिर है वो उसने डाउन होते एक स्टेज पे वो आई जाती है। आखिर मैं फ़ीमेल हूँ, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस आप करें, हाथों में छाले पड़े हुए होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब ऑडियंस एंजॉय कर रही है ना, उस वक्त ना वो छाले फील होते हैं हाथों में और ना वो वेट फील होता है। शादियों में जब बारात जाती है, ढोल पंजाबी कल्चर का बड़ा अहम हिस्सा है जी। उसमें भी आपने बारात के साथ जाते हुए भी कभी बजाया? ज़्यादा हमारे ना मेहंदी के इवेंट्स होते हैं,
बारात के साथ जाने वाला कोई एक आधा इंसिडेंट हुआ है, वो भी लाहौर में, कि जी हमारी बारात का इवेंट है तो ज़्यादातर हमारे हॉल के अंदर ही होते हैं, तो वो जो दूल्हे का आने जाने वाला सिस्टम होता है उसमें तो हम नहीं इन्वॉल्व होते हैं। हमारा तो यही होता है स्टेज पे गए, परफॉर्म किया और बैक टू होम। तो ज़्यादा मेरे मेहंदी के इवेंट्स होते हैं। ये जो ढोल बजाने का फन है, ये तो ज़्यादातर इस पे मेल डोमिनेंसी है जी। तो क्या आपके अपने अंदर भी कोई लड़का छुपा हुआ है? जो लड़की वर्किंग वुमन होती है वो मर्दी होती है, ठीक है। जो जिसने इतने सारे लोगों को फेस करना है वो मर्दी होती है, या जिसका ब्रॉटअप ही घर से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, तो इंटरनली देखा जाए तो वो एक मर्दी होती है। तो बिल्कुल मैं एक आदमी हूँ। अच्छा। जी। गिटार और हारमोनियम भी बजा लेती है? गिटार मैंने थोड़ा सा सीखा था, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन सीखा मैंने, एक दो सॉन्ग्स जिस पे बजाना सीखे। हारमोनियम मैंने वो जो रियाज जिस पे हम करते हैं सारे गामा, वो सरगम मैंने बजाना सीखी, क्योंकि रियाज करना होता था, प्रैक्टिस करनी होती थी। एक दो गाने बजाना सीखे तो, लेकिन मुझे उस तरह से शौक़ नहीं हुआ। लेकिन जब ढोल बजाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ना वो अपने ऊपर सवार कर लिया था कि मैंने सीखना है और मैंने इसको करना है और मैंने करके रहना है। बचपन जो है आपका वो कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन मेरा, मैं लाहौर बॉर्न हूँ और बचपन मेरा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा लविंग है। और मैं अपने, जब मेरे फादर ज़िंदा थे उन्होंने कहना ना तू किंदी बेटी है, मैंने कहना मैं मामा की बेटी हूँ। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो माँ हो या बाप हो तो वो उनका दोनों का सेम जगह होती है। लेकिन उस वक्त मैं छोटी थी, मैंने कहा मैं तो मामा की बेटी हूँ, लेकिन सोती मैं उनके साथ थी। मुझे आज तक लेसेस नहीं बंद करने आते, क्योंकि जब मैंने स्कूल के लिए तैयार होना तो कोको ने कहना इतने पैर रख मैं तेरे लेसेस बंद करूँ, तो वो उन्होंने लेसेस बंद करने, तो मैं कहती थी यार मुझे सिखा दें, तो कहते थे नहीं मैं बंद करूँगा, तुम ना किया करो। तो मेरे फादर ने बिल्कुल जैसे एक डॉल को ट्रीट किया जाता है, तो उसी तरह से मेरी वो एक, अच्छा मैं एक तो छोटी हूँ बहनों में, हम 3 बहनें हैं और बहनों की भी लाडली हूँ, मामा की भी लाडली हूँ, नाना, मतलब सबकी लाडली हूँ। मुझे डांट कम पिटती है। फिर जब मैं छोटी थी मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो मेरा OMC डॉक्टर उमर ने मेरा ऑपरेट किया, तो उस वजह से भी थोड़ा वो था कि मतलब 3-4 साल की थी जब मुझे ट्यूमर हुआ, तो वो ना घर वालों के दिल में कुछ ज़्यादा जगह बन गई मेरी ना, तो उसका मैं एडवांटेज उठा लेती, मुझे डांट नहीं पड़ती। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? A-levels किया मैंने LGS से। खानदान में पहले से कोई था इशू? कोई भी नहीं था। मेरी मदर साइड पठान है, फादर साइड मेरे पंजाबी हैं, राजपूत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी पुप्पू हैं सारी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैं जब टीवी पे नहीं आ रही होती, बेटे तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम नज़र नहीं आ रही आजकल, क्या सीन है। ढोल के लिए भी रोज़ाना प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है स्टेमिना बिल्ड नहीं होगा, थक जाऊंगी। उस वक्त मैं शो पे तंग होंगी कि यार अब मुझे बीट नहीं प्ले करनी आ रही, या मैं भूल रही हूँ। वैसे मैं भूली तो कभी भी नहीं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस होती है। आप अक्सर वीडियोस में ज़ीशान रोकड़ी के साथ आती हैं, तो आपका उनसे क्या ताल्लुक़ है? वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कॉलीग हैं, दैट्स इट। बस कैसे साबित करेंगी इसे कि सिर्फ दोस्ती तक ही महदूद है? कैसे साबित करूँगी? ये वैसे आपने अच्छी बात की, आज तक मुझसे ऐसी बात किसी ने की नहीं। बिल्कुल मुझे अच्छा लगा इसके। जी मैं हलफ पे ये बात कहती हूँ कि ज़ीशान मेरा सिर्फ अच्छा कॉलीग है, और अच्छा मतलब, और ज़ीशान की मेरी मुलाकात होती है शूट के शूट, या कभी स्टूडियो में हमने गाना रिकॉर्ड करना है तो स्टूडियो के स्टूडियो मुलाकात होती। कभी कोई एक्स्ट्रा ना बात हुई, ना उन्होंने कभी कोशिश की, ना मैंने कभी की। हमारा सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन है, और ऑन ओथ ये मैं बात करती हूँ। आप कहते हैं तो इस बात पे मैं कलमा पढ़ने को भी तैयार हूँ। जैसे फ़िज़ा अली ने कहा था ना कि आप ज़ीशान को भाई कहें, तो मैं कह देती हूँ भाई। अगर मेरे भाई कहने से, और अच्छा अब इस बात पे ये जो क्लिप हमारा निकलेगा, अब लोग कहेंगे ये जुड़ के बैठती है, ये उसके सीढ़ियों में उसके साथ बैठ रही है। अब एक सॉन्ग है, सॉन्ग की डिमांड है कि उसमें मैंने उसके बाल ठीक करने हैं, हाथ पकड़े हैं, हम भाग रहे हैं, मैं बैठी हुई हूँ, वो हम इस तरह से बात करें। ये सारे सॉन्ग के सीक्वेंस हैं। वो तो किरदार निभाना है आपने उसके ये सिर्फ सॉन्ग के सीक्वेंस है। हमारा पर्सनल कोई आप चीज़ ऐसी देखें ना कि मैं उसके घर जा रही हूँ, वो मेरे घर आ रहा है और हम घूम फिर रहे हैं, उस पर तो देखें आप क्रिटिसाइज़ करें तो आपकी अपनी वो है। बाकी उसका किसी से क्या रिलेशन है उस बारे में तो ज़ाहिर है मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। तो जी मैं हल्फन ये बात करती हूँ, ज़ीशान का सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पिछले दिनों डॉक्टर उमर आदिल के प्रोग्राम में भी आपका काफ़ी जिक्र रहा, तो क्या कहेंगी उस पर? मैंने वो क्लिप देखा और वो काफ़ी सरकास्टिक तरीके से मेरा नाम ले रहे हैं।
हजूरे आला कुड़ी है ढोल बजांदी है तेरे पीछे पीछे आ जाती है, इस तरह से वो करके बात करें। दीदार जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, फ़िज़ा के साथ भी अच्छी मुलाकात है मेरी, और उन दोनों का नाम उसने नॉर्मल तरीके लिया। जब मेरी बारी आई तो थोड़ा सरकास्टिक यूं यूं होके जो वाली हरकतें वो, तो बात हम करते कि उसने मेरे बारे में क्या बात की। अब उसने ये जो हम देसी तरीके से कहेंगे ना, साड़ निकाला। अच्छा, साड़ क्या निकाला, वो हाँ, जो उसका पेन वो थी, क्या वजह? पेन ये थी, आज से 1 साल पहले उसने ना एक शो पे ना, उसने ब्रेक से उठना था और मैंने उस ब्रेक में जाके बैठना ठीक। था। उस जगह पे 2 सिंगर्स और मौजूद थे, एक मलकू और एक हुमैरा अरशद। आज वो अगर मेरी इस बात पे गवाही नहीं देते तो उन्होंने अल्लाह को ही जान देनी है, लेकिन मैं इस बात की बिल्कुल, मैं कलमा पढ़ के ये बात कहती हूँ, बात मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। अब वहाँ पे ईद शो का सेट लगा हुआ है, अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ऐसे अपनी क्यू का वेट कर रही हूँ कि ये लोग उठेंगे और मैंने वहाँ पे जाके बैठना है। अब ना वो एंकर उससे ना ईद का सवाल कर रहा है, आप ईद की बात करें, जाएं अपने घर और एंजॉय करें। ईद के सेगमेंट में वो कहता वो एक लंबे बालों वाला लड़का है, वो सिगरेट पीता है, वो शराब पीता है, उसको इतने लाखों की वेल हो जाती है, लोग पागल हैं। आप यकीन करें मैं इतनी शॉर्ट टेम्पर हूँ, मैं उठ के मैंने इसकी इतनी बेइज्जती की। मैंने ज़ाहिर है ऑन स्क्रीन तो मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ कर सकती जो मैंने इसके साथ यूज़ किए, और वहाँ पे एक अकेली मैं थी बोलने वाली। मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? सब ने कहा हाँ हाँ तेरी तो ज़्यादा दोस्ती है, तू तो बोलेगी। बात ये कि आपसे मेरा ताल्लुक है, आपके कमर के पीछे कोई बात करेगा तो शट अप कॉल मुझे देनी आती है कि खबरदार तुमने भट्टी साहब के बारे में बात की। क्यों? आपके साथ मेरा एक ताल्लुक, एक जान पहचान है। ये तो फिर बहुत ही मुनाफकत है ना कि आप ताल्लुक भी कहें और बाद में अगली की बुराई भी सुन लें। मैं तो नहीं सुनती, बिल्कुल नहीं मैं सुनती। तो क्या सिर्फ यही वजह थी या कोई? मैंने खैर इसको शटअप कॉल दी। हाँ। फिर बाद में इसने वहाँ पे माफ़ी मांगी कि सॉरी गलत हो गया। अब यहाँ पे मुझे ज़िशान से थोड़ा सा ना गिला भी है कि जब ज़िशान को उसने कहा हजूरे अल्लाह ये कोई भी लड़की आपकी जूती के बराबर नहीं, तो ज़िशान ने उसमें करके चुप कर गए। ज़िशान को कहना चाहिए था भाईजान बंद करें अपनी, आप क्या बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये तो खवातीन की भी, उनके भी आप देखें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप क्या कोई भी लड़की, एक तो स्वीपिंग स्टेटमेंट है, अल्लाह माफ़ करे, क्या कोई खवातीन जो है वो कोई बड़ी कोई कमतर दर्जे की मखलूक है कि कोई भी लड़की आपकी जूती के बराबर भी नहीं? ये तो बड़ा डेरोगेटरी रिमार्क्स है। मैं अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे पहले ही माजरत के साथ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल गालियाँ देंगे कि तुम खुद क्या हो, मोटी भैंस सांड, मैं सब कुछ हूँ। लेकिन बात ये है कि इसने जो किया वो ठीक किया। आप किसी लड़की को, किसी की भी माँ बहन बेटी के बारे छोड़ दें जी, हम मीडिया वाले गंदे लोग हैं, उस पर ज़िशान को एक्शन लेना चाहिए था, शटअप कॉल देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी। ज़िशान को पहले थोड़ा था कि मैं थोड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट दे देती हूँ। सच बोलने वाला बंदा ना लोगों को वैसे ही बुरा लगता है। एक मिशी खान को मैंने देखा है, वो आवाज़ उठाती हैं, सच बोलती हैं, और कोई भी टॉपिक होता है उस पर वो धड़ल्ले से आके बात करती हैं। या दूसरा मियाँ मिट्ठू मैं हूँ, मैं देखिए मुझे किस चीज़ का भार है, या तो मेरा घर मीडिया से चलता हो ना, तब मैं कहूँ हाय मुझे शोज़ नहीं मिलेंगे, लोग मुझे नहीं पसंद करेंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। आज अगर मैं फटक से किसी के मुंह पे बात दे मारती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना ऐसी कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव चीज़ ही नहीं है। और ये रेशम जी के बारे में इसने वो क्या कि ये हराम के पैसों की देख पकाती हैं। देखिए अल्लाह के नाम की एक खाना पक रहा है, वो लोगों को मैसेज दे रही हैं कि जी आप लोग भी पकाएं और बांटें, अल्लाह के नाम पे बांटें। तो उनके बारे में इसने बात की कि वो हराम के पैसों की देख पकाती है। मुझे तो ये कोई डिफरेंट चीज़ लगता है। आई एम सॉरी, आप लोग अगर मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ दें तो देख, आप अल्लाह के नाम पे खाना बट रहा है, आप कह रहे हैं ये हराम का है, कितनी गलत बात है। फिर जी ये मरीम नवाज साहिबा के बारे में इसने की। फिर एक और चैनल है, उस चैनल के एंकर के बारे में इसने की। फिर हमारी बहुत अच्छी, बहुत मेरी फेवरेट हैं सायरा नसीम जी, उनके बारे में की। नदीम अब्बास को लेके उनके बारे में बड़ी करता था। तो देखें ये शर्म आनी चाहिए। ये अच्छा औरतों के पीछे पड़ता है, ये इसको शर्म नहीं आती। अच्छा आप इसका लिखेंगे ना डॉक्टर आदिल उमर, कोई एक अच्छा आपको क्लिप नहीं मिलेगा। हीरा मंडी हीरा मंडी हीरा मंडी, आई एम सॉरी, इसका सिर्फ एक ही टॉपिक होता है। मैंने बुशरा अंसारी हैं, उन साहिबा हैं, उनका ना एक वीडियो सामने आ गया, उन्होंने भी अच्छी खासी बेइज्जती की है व्लॉग में कि तू है कौन,
दूसरों के तो घरों में घुस रहे, कोई पुरानी एक्ट्रेस होंगी वहाँ की, तो उनके घरों में जा जा के उनके बारे में पूछ रहे। उन्होंने कहा यार वो आई इंडस्ट्री में, अल्लाह तौबा कर गई, फौत हो गई। अब फौत हुए बंदे के तुम गड़े मुर्दे निकाल रहे हो, तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? बुशरा अंसारी साहिबा ने इसकी की, तो ये तो इस काबिल ही नहीं है। अब मैं नाम नहीं लूँगी, वो बंदी मेरे साथ बैठी हुई है, तो उनको क्लिप भेज के कह रहे हैं कि देखो मैंने रेशम की बेइज्जती की है ना। अभी रिसेंटली वो जो जिस चैनल पे बैठ के ये कर रहा था, उस पर खुशबू साहिबा बैठी हुई हैं। खुशबू साहिबा से आप ईद की बात करें, वो जी कुछ लेडीज़ हैं उनकी शादियां नहीं, मतलब रेशम जी के बारे में ना इससे बात की, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, आप क्या कहने चाहेंगे? आदमी तुम ईद का शो करने, आप ईद का शो करो और जाओ अपने घर। पता नहीं रेशम ने इसकी माँ मारी है जो उसके बारे में करता फिरता है। मैं तो रेशम जी को कहूँगी कि इस पे केस करवाएं, और मैं मरियम नवाज साहिबा के हाथ चूमना चाहूँगी जो इसको जेल में बंद किया। बल्कि मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि ये हर औरत के बारे में है। अभी काल कोठरी में बंद होके आया, पता नहीं वो कौन एंकर थे, उनके आगे इतना रोता था, ये हाय मुझे निकालो मुझे निकालो। अल्लाह करे दोबारा उठाया जाए। ये हर एक के बारे में करता फिरता है। ये कोई तुम्हें कोई ये नहीं है कि कोई इतनी छूट नहीं मिली हुई कि तुम्हारा जिसका दिल करेगा शुरू कर दोगे। गलत बात है ना तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक है। वो जहाँ तुम बाकियों का इंट्रो दे रहे हो, मेरा भी, मुझे तो लगता है वो ढोल वाली है कि हीरोइन है। हीरोइन क्या होता है? मैं नशा, हीरोइन वर्ड होता है हीरोइन। अपने मेकअप और परफ्यूम्स की कलेक्शन दिखाई। रिश्मा, ये तो ऐसे लगता है कि हम किसी कॉस्मेटिक की दुकान पे आ गए। मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं बगैर मेकअप के रह लेती हूँ, बट आई कैन नॉट लिव विदाउट फ्रेगरेंसेस। मेरे लिए सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये होता है, यू स्मेल सो गुड। मुझे कोई कहे ना आप बहुत प्यारी लग रही हो, तो मैं कहती हूँ कि आप मेकअप का कमाल है, क्या प्यारी लग रही हो। लेकिन जब मुझे कोई कह दे कि वेरी नाइस फ्रेगरेंस, तो मैं कहती हूँ यार थैंक यू। अच्छा, ये जो खुशबू होती है जी, ये भी इंसान का ज़ौक़ बताती है, बिल्कुल कि पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट बताती करती है। यस। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अब ये देखें ना, ये अब मेरे वाला परफ्यूम है। 99% मेन परफ्यूम देखेंगे आपको। अब ये देखें, ये भी वही है, ठीक है। इधर बॉस के हैं, इधर ये दूसरे हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि मेरे एक दोस्त थे जी, उनसे, वो लेडीज़ परफ्यूम लगाते थे। तो उनसे पूछा, उनसे कहा कि जी आप लड़कियों वाले परफ्यूम क्यों लगाते हैं? कहते हैं कुड़ियाँ हंसते ही लाना में। तो आप मेन परफ्यूम लगाती हैं, तो क्या आप भी मर्दों के लिए लगाती हैं? मैं बिल्कुल मर्दों के लिए नहीं लगाती, मैं अपने लिए लगाती हूँ। अब ये मेन परफ्यूम की थ्योरी क्या है? एक तो ज़्यादा लास्टिंग होती है, थोड़े लाउड ज़्यादा होते हैं, आपको उसकी प्रोजेक्शन जो है ज़्यादा दूर से पता चल जाती है कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ। लेडीज़ परफ्यूम भी ऐसे कुछ होते हैं, लेकिन शुरू से ही मैं अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच थी। स्कूल के लिए तैयार होना है तो पढ़े, कोको के परफ्यूम पढ़े, ठुस 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 लगा के मैं निकल रही हूँ। अब मुझे बचपन से आदत है अपने पापा के परफ्यूम्स लगाने की। तो वो वैसे पर्सनालिटी वाइज वो पेंडू थे, पंजाबी बोलने वाले, शलवार कमीज़ पहनने वाले, लेकिन उन्होंने जब घर से बाहर निकलना है तो अच्छे टिप टॉप हो के, अच्छी खुशबू लगा के। तो ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी, क्योंकि इंसान अपने घर से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ये मर्दों वाले परफ्यूम जो है ये उनसे ट्रांसफ़र हुए। वाह वाह जी। रिश्मा जी, ये कितना खूबसूरत बुके है जी। ये कौन भेजता है आपको इतने खूबसूरत बुके? ये तो ज़्यादातर मुझे बुके फैंडी की तरफ से आते हैं। हाँ। अगर वो ना लेके आए तो मैं अपने लिए खुद भी ले आती हूँ। अगर कोई और मुझे फूल नहीं दे रहा तो, क्योंकि मुझे फूल बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। मेरे कमरे में कैंडल्स ऑन हैं, बखूर की खुशबू आ रही है, फ्रेगरेंस कैंडल की खुशबू आ रही है, फूल पड़े हुए हैं। तो ये एक चीज़ें शुरू से बचपन से मेरे अंदर हैं। अगर कोई और नहीं देने वाला तो मैं अपने लिए खुद ले आती हूँ। आप अपने आप को खुद भी गिफ्ट करती हैं? ज़्यादातर तो परफ्यूम्स गिफ्ट करती हूँ अपने आप को, क्योंकि वो मेरे पास ही रहते हैं। अच्छा। और ये कितनी थकान उतारती है? ये जी लेने का मुझे शौक था, और इस पे हार्डली मैंने इसको 2-3 दफ़ा यूज़ किया। हमारे लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया गया था। अपने उस्ताद इमरान के साथ लाइव ढोल की परफॉर्मेंस दिखाई। रिश्मा जी, मैं तो वैसे आपका हमसाया हूँ, जी, और मुझे पता है कि आप यहाँ रहती हैं, जी, और ये आपका अपना घर है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके पास अपना घर तक नहीं है।
उनके पास एक्चुअल में खुद नहीं है। अब यहाँ पे जैसे आप मेरे नेबर हैं, ये रोहेल भाई और मेरे, हमारे तो घर की दीवार एक है। मेरा बचपन इस घर में गुजरा हुआ है, फिर मेरी DHA वाली प्रॉपर्टी है। अब जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है, अब जो लोग मुझे नहीं जानते उन्होंने यही बातें करनी है। अब उनके मैं यही कह सकती हूँ कि यार अल्लाह आपकी खैर करे, इसके अलावा तो मेरे पास और कुछ नहीं कहने के लिए। अल्लाह आपको भी दे। अल्लाह आपको भी दे। इमरान साहब, जी सर। माशाल्लाह आपका तो वैसे ही बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद हैं आप, लेकिन जब आप अरिश्मा के उस्ताद बने हैं जी, तो उससे आपकी इज्जत और कितना बढ़ी। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। जहाँ भी जाता हूँ लोग पहचान लेते हैं, यार वो अरिश्मा के साथ होते हैं, अरिश्मा के साथ होते हैं। फिर प्राउड फील होता है कि बच्ची छोटी बहन है, और ख़ुशी होती है कि अल्लाह इसको और इज़्ज़त दे। जितनी अल्लाह इसको इज़्ज़त देगा, और मैं इसके साथ ही हूँ पिछले 12 साल से। कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे हमने ढोल प्ले नहीं किया, और ये जाती भी नहीं है। और इनकी ये जो अपने टीचर के लिए ये दिल में बात रखती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी गई है सर, हमने वहाँ पे जाना है, मैंने कहा ठीक है बेटा जाएंगे इंशाल्लाह। सर के लिए बल्कि हमने एक घर भी प्लान किया है अभी। अच्छा, वाह, मैं माशाल्लाह। सर के साथ कुछ डिस्कशन हुई तो मैंने कहा सर अगर मैंने ढोल छोड़ दिया तो जाहिर है सर के शोज़ की रेशोज़ डिफरेंट हो जाएगी। अभी शो और तरह से होते हैं, तब शोज़ और तरह से हो गए। तो बैठे बात हो रही थी कि थोड़ा सा इशू है घर का। मैंने कहा सर आपका घर आ जाएगा, और हुक्म करें, आपने यूँ करना है, बात हो जानी है। तो सर को एक जगह गिफ्ट की है, तो मैंने कहा सर जगह मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ, इसमें कंस्ट्रक्शन मिल के कर लेंगे, कुछ पैसे मैं डाल दूंगी, कुछ आप मेहनत करिएगा, आपका घर बन जाएगा। अब ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे किसी को? आपके पास तो बहुत से शागिर्द होंगे, पहली खातून शागिर्द, और इतनी गुस्से वाली शागिर्द, कैसे हैंडल किया? इन लोगों के लिए गुस्सा होगा, मेरे लिए नहीं। वाह, जब भी मैं देखता हूँ तो ये इनके वो सुर जो है ना, वो तीव्र सुर लग रहे होते हैं। जो समझने वाले लोग हैं वो समझेंगे, तीव्र सुर लग रहे होते हैं। मेरे साथ जब भी बात करनी है, वो बिलम्बत में बात करनी, थर्ड सुर में बात करनी कि मैं इसका टीचर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी तरफ कोई उंगली उठाया ये पूरा हाथ उठा देती है। और क्या चाहिए? आज हमें क्या सुनाएंगे जी? हम अरिश्मा बताइए क्या सुनाएंगे? हम आपको मिक्स पंजाबी भंगड़ा, धमाल, लुड्डी, पश्तो मिक्स वाह, आपको सुनाएंगे। जरूर। ये था ये तो था पंजाबी भंगड़ा। पंजाबी। अब हम आपको सुनाएंगे धमाल। दाम। आहा, धमाल। धमाल। आहा, अब मैं आपको सुनाऊंगी लुड्डी। लुड्डी। आहा, अब मैं आपको सुनाऊंगी पश्तो। पश्तो। वाह वाह। अरिश्मा, कुछ लोग
ये समझते हैं कि शायद आप जैसे लिप सिंकिंग होती है उधर जी लिप्स, ठीक है, जी तो आप भी शायद बजाती नहीं है, आप सिर्फ पोज करती हैं, बाकी पीछे म्यूजिक चल रहा होता है। सर अब आप रुकेंगे, अब मैं सोलो परफॉर्म करूंगी, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको वन गो में प्ले ठीक करके है। सुना देती हूँ, हाँ, दिखा देती हूँ, हाँ। क्योंकि मेरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ होता है ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है, बैंड मेंबर्स प्ले कर रहे हैं, हाँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। स्टूडियो के लिए रवाना हुई। आप खुद को ज्यादा क्या समझती हैं, ढोल आर्टिस्ट, मॉडल या एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट? मैं खुद को ढोल आर्टिस्ट ही समझती हूँ, ढोल प्लेयर समझती हूँ ज़्यादा वो। लेकिन ये है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, कोई अच्छी जैसे कमर्शियल है या कोई अच्छा शूट है तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन आजकल थोड़ा सा मैं अपनी वेट रिड्यूसिंग पे मैंने ध्यान ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि स्क्रीन पे मैं थोड़ी डबल आती हूँ। तो या कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन हूँ तो मैं ढोल प्लेयर। ढोल प्लेइंग और मॉडलिंग में दोनों को साथ साथ कैसे बैलेंस रखती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो मैं ज़रूर प्रेफर करती हूँ। जैसे हाइटेड हूँ, फिर मेकअप के साथ थोड़ी बहुत लुक्स भी थोड़ी थोड़ी निकल आती है तो बस कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो आई लव टू डू इट। मॉडलिंग का शौक़ तो है, तो वो शौक़ भी पूरा हो जाता है। ड्रामास का मुझे शौक़ नहीं है। ऑफ़र बहुत ज़्यादा आती है कि आप हमारे ड्रामा में काम कर लें, हमारे शो में काम कर लें, लेकिन नहीं, ड्रामास की तरफ मेरा ना कोई वैसा माइंडसेट नहीं है। बस मॉडलिंग की हद तक है, कुछ सॉन्ग्स कर लिए, शूट्स कर लिए, कमर्शियल कर लिया, बस इस हद तक है। ड्रामे में क्यों नहीं जाना चाहती? क्या उसकी तवालत ज़्यादा होती है, आपको बहुत अरसा उसके साथ कमिटेड रहना पड़ता है, तो क्या कोई फिल्म वगैरह की तरफ कभी आने का दिल किया हो? तो ड्रामास मैं इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं घर में बहुत सारे ड्रामे कर लेती हूँ ड्रामास के लिए ज़्यादातर कराची से ज़्यादा ऑफ़र आती है। ड्रामास के लिए कराची मूव करना पड़ेगा, फिर फैमिली है, फैमिली के बगैर कैसे बंदा रहे, स्पेशली कराची जाना और रहना वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए फिर मेरा ना वैसी प्रेफरेंस भी नहीं है कि जहाँ मुझे अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होना पड़े, तो इसलिए कोई ऐसा माइंडसेट भी नहीं है। किस पर्सनैलिटी के साथ पॉडकास्ट करने की ख्वाहिश है? मरीम नवाज साहिबा। अरिश्मा मरियम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। अरिश्मा, आपने ज़ीशान रोकड़ी के साथ इतना ज़्यादा काम किया, उसके बावजूद वो कहते हैं कि आप बहुत मूडी हैं और नेगेटिव रिमार्क्स देती हैं। जी बिल्कुल, मैं मूडी हूँ और मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान दूसरों को बदतमीज़ लगता है, मूडी लगता है, नेगेटिव लगता है। सच बोलने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला लोगों को शायद थोड़ा सा पेंच आउट कर जाता है। अब जैसे मैंने ज़ीशान के लिए ही फ़ाइट की थी ना डॉक्टर आदिल उमर से, हाँ। कि हु द हेल यू आर, कि आप मेरे दोस्त के बारे में बात करो, तुम्हारी औकात क्या है। मैंने उसको उसकी औकात याद करवाई थी, और मैंने ज़ीशान को बताया था कि ज़ीशान एक बंदा है, उसकी जितनी बेइज्जती करके आई हूँ। तो अब ये ज़ीशान को ये चीज़ नेगेटिव नहीं लगेगी? बताए ना, अपने दोस्त के लिए मैंने स्टैंड लिया, मेरा कॉलीग है। देखें, हमारा कोई ज़ाहिर है उसके अलावा तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक प्लेट में बैठ के खाया तो है ना। अब उस खाए को तो नहीं ना मैं हराम कर सकती कि देखें वो अपने घर बैठा हुआ है और एक सा बंदा उसके बारे में उठ के बात कर रहा है, तो मेरी नहीं गैरत गवारा कर रही थी, मैंने फटक से उसकी बेइज्जती कर दी। अगर अब ये ज़ीशान ये क्लिप देखने के बाद भी मुझे नेगेटिव कहे तो सलाम है ज़ीशान को, फिर यही कह सकती हूँ। लेकिन अब ये भी देखें ना, दूसरा एंगल देखें जी, कि ये जो आपने वाकया बताया जिसमें आपने डॉक्टर साहब के साथ जो बात की, तो उसके 1 साल के बाद उस स्टेज पे ज़ीशान रोकड़ी थे और इधर डॉक्टर साहब उनसे सवाल कर रहे थे या बता रहे थे, तो वहाँ पे ज़ीशान साहब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वहाँ पे तो वो नहीं बात कर रहे हैं ऐसी। जो उन्होंने कहा कि कोई भी औरत आपकी जूती जैसी नहीं है। शायद ज़ीशान ने ये प्रिटेंड करना था कि जी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ
बहुत हम्बल हूँ। और शायद ज़िशान ने ये सोचा नहीं कि सवाल उसने ना ज़िशान को भी कहा, हज़ूर अल्लाह मेरी घड़ी तेरे नालू महंगी है, मेरा ब्रेसलेट तेरे नालू महंगा है। मतलब हु द हेल यू आर कि आप नेशनल टीवी पे बैठ के अपने गेस्ट को तू करके पंजाबी में तुसी कहते हैं ना, तुसी कैसे हो, तुसी कितने जा रहे हो, तुसी क्या कर रहे हो। लेकिन ये क्या बात हुई, मेरी घड़ी तेरे नाल ज़्यादा महंगी है। मतलब पंजाबी भी एक तरीके से बोली जाती है ना। उनको कहते हैं कि आपकी ना घड़ी मेरे से ज़्यादा महंगी है, मेरी ब्रेसलेट ज़्यादा महंगी है। तो ज़िशान के ना एकदम एक्सप्रेशन ज़िशान तंजिया हंसे हैं। तो ज़िशान कंट्रोल करके कि मैं चैनल पे बैठा हूँ तो मेरा जेस्चर जो है वो जाए कि जी मैं बहुत हम्बल हूँ और बहुत स्वीट हूँ, उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो गुस्सा तो ज़िशान को इंटरनली आया है ना, कि ये बात किस तरीके से इंसान कर रहा है। बस मेरे में और ज़िशान साहब में फ़र्क ये है कि ज़िशान ने बर्दाश्त कर लिया, मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। अगर यही इस तरीके से मुझसे बात की जाती तो मैं कहती सर आप मुझसे तमीज़ से बात करें, ये तू क्या होता है। मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप तू कर रहे हैं, आपको तो बोलने की तमीज़ नहीं, तो आप इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं। इसलिए मैं नेगेटिव हूँ थोड़ी सी। वैसे ये तो एक वाकया हो गया, जी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर उमर आदिल साहब ज़ाहिर है हमारे ये शोबिज़ के और इस शोबे को बड़ा अच्छा समझते हैं वो, और पूरी हिस्ट्री भी म्यूज़िक की हो चाहे अदाकारी की हो, तो उनके पास बड़ा नॉलेज है और लोग उन्हें बहुत देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। तो इस वाक़े से पहले आप उन्हें कितना पसंद करती थीं, कितना देखा करती थीं? सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज़ साहिबा के हाथ चूमना चाहूँगी। अगर ये मेरा क्लिप देख रही हैं, पहले तो वो शायद देख के ऐसे मेरे वीडियो को साइड पे करती होंगी जैसे यूट्यूब पे ऐड को साइड पे करते हैं। तो मरियम साहिबा अगर आप मुझे देख रही हैं तो आपका कोई MNA, कोई MPA, कोई मिनिस्टर अगर मुझे आपसे मिलवा सकता है तो प्लीज़ मुझे मिलवा दें। और मैं यकीनन आपके हाथ चूमना चाहती हूँ, आपने इस बंदे को इसकी औकात दिखाई। ठीक है कि एक औरत के बारे में कर। हमारे जो मीडिया में मुख्तलिफ सहाफ़ी हजरात भी हैं, मुख्तलिफ एंकर्स भी हैं, उन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? क्या कभी किसी के साथ कहीं पर कोई बदमज़गी हुई? थ्रू आउट मुझे अच्छे लोग मिले। मैंने आपको बताया जैसे ज़ुहैब भट्ट ठाकुर लाहौरी हैं, ज़ैन मदनी हैं, उसके बाद जी नईम हनीफ़ हैं, शकील अंजुम हैं, शकील जाहिद हैं, तहमीना शेख हैं, सालिया बुखारी हैं, मरवा हैं। तो मुझे थ्रू आउट बहुत अच्छे लोग मिले। चपेड़ें किस किस को मारी यार और अब किस बात नाम पे? तो नहीं ना मैं बता सकती। अच्छा, आप भी ना सारे चले। कट्टे खुलवा के राजी होंगे। पहले लोग मुझे कहते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ, ऐसे ना करें। चले, नाम ना बताएं, कोई वाकया बताएं जिस पे चपेड़े मारी हो। एक लड़की को मारी थी। अच्छा, नाम नहीं मैं लूँगी, नाम ना पता है लें। क्या फिर ठीक है, ना ले है वो मीडिया की मीडिया की है, एंकर है या सहाफ़ी हैं? पता नहीं वो क्या है। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता ठीक है। कि वो मॉडल हैं, एक्टर हैं, अच्छा, टिकटॉकर अच्छा, हैं, क्या अच्छा, है, मुझे तो आज तक ये नहीं ठीक समझ है। आई। किस बात पे मारेंगे? किस किया बात क्या पे था मारी? उन्होंने ना हमारा ना बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर एजाज वारिस, उनके ना शो की थी रिकॉर्डिंग। शॉर्ट ऑफ द स्टोरी जी, मैं शो पे पहुंच गई। मैं शो पे पहुंची तो मुझे ना, मैं अभी बाहर थी तो मुझे कॉल आती है, कहते हैं कि आप ना मत आएँ, हमारा ना टेक्निकल इशू हो गया। तो अक्सर ऐसे मामला हो जाता है, अक्सर हम शो पे बैठे भी उठ के आ जाते हैं कि जी टेक्निकल इशू हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। मामा ड्राइव कर रही थी, मैं साथ बैठी हुई थी। तो वो ना जिस लेडी ने मुझे कॉल करके बताया कि हमारी ना शो की रिकॉर्डिंग जो है वो कैंसिल होगी, वो फ़ोन ऑन रह गया। अब अल्लाह जाने वो जानबूझ के उन्होंने ऑन छोड़ दिया या गलती से ऑन रह गया। अब वो लेडी कहती है अच्छा कि उस स्टूपिड को भगा दिया, उसकी क्या औकात है मेरे साथ बैठे, अच्छा कि उसको भगा दिया, वो तेरी ऐसी की तैसी। मैंने कहा मामा दरवाज़ा मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी, गाड़ी यहीं पे रोके। मैंने एक टांग बाहर निकाल ली, मैंने कहा मामा मैं गाड़ी से चलाऊंगा। और मामा को पता है ये पागल बेवकूफ़ मार देगी। हाँ। मैं जो बात को मैं कर देती हूँ। हाँ। मामा ने खैर गाड़ी रोकी, मामा ने कहा मत कर। मैंने कहा उसको मैं बताती हूँ, बदतमीज़ कहा उसको, उसने स्टूपिड कहा किसको है। मैं गई अंदर, अब वो देसी तरीके कहूँ, उसका जुंडा पुट के मैंने वो दिया उसके हाथ में, उसकी जो एक्सटेंशंस थी इतनी बड़ी बड़ी वो मैंने उसके हाथ में दे दी, फिर थप्पड़ शप्पड़ लगाए उसको। देखिए क्यों मुझे, मैं जब तेरा मेरा कोई फड्डा नहीं है तो आप मेरे साथ क्यों अड़ियाँ डाल रही हैं? आपको कोई मसला है, हम इससे बैठ के सॉर्ट आउट करें, आप इस तरह की चीज़ें ना करें। तो उसने वो किया और बस फिर थप्पड़ पड़े उसको। और किसी मर्द को भी थप्पड़ मारे? एक चैनल का एंकर थप्पड़ खाते खाते बचा था। अच्छा। वो ना हम PSL की ना रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मैं चैनल का नाम तो नहीं लूँगी, उसकी ना GNC में मैं बैठी हुई थी, गर्मी थी,
सारे तो जानते हैं हम एक दूसरे को। तो DSNG क्या कहते हैं? DSNG। DSNG, मैं GNC उसको कह रही हूँ। अच्छा, वो जो भी गाड़ी होती है वो जिस पे वो राउटर लगा हुआ होता है उस पे बैठे हुए हैं। अब ना वो ना शीशा जो था वो टिंटेड था। अब मैं वो बात बोलूं जो वो बोला था, क्या आप बीप देंगे? नहीं, बोल दें आप। अच्छा हम चलिए, देख लेंगे ना, आप बीप डाल देंगे लीजिएगा या बीप। नहीं। हाँ। कहता जो ढोल वाली किधर गई? उसने ये बात तो कर ली और मैंने सुन ली। फिर मैंने ऐसे उसका दरवाज़ा खोला गाड़ी का, मैं बाहर निकली, मैंने उसको गिरेबान से पकड़ लिया। मैंने कहा तू ये, तेरी बहन ये, तेरी ये, तेरी वो। फिर मैं उसको थप्पड़ थप्पड़ तो मैंने लगाए फिर। अब मैं नाम नहीं बताऊंगी मैंने किसको लगाए थे। अरिश्मा, जिस तरह दुनिया भर में आपके फैन हैं, आपको तोहफे तोहफ़े तो अच्छे आते होंगे। वो गिफ्ट मैं अभी आपको दिखाती हूँ और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इस तरह का गिफ्ट मिला ज़िंदगी में। वाह, ज़रूर मैं भी ना। आपको दिखाती हूँ। ये है गिलाफ़े काबा। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। ये मुझे गिफ्ट हुआ था जब मैं उम्रा पे गई हुई थी। माशाल्लाह, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यासिर गोंदल, उन्होंने कहा जी मेरे लाइक क्या हुक्म है, तो मैंने कहा जी मुझे गिलाफ़े काबा चाहिए। आपने तो खाना काबा की जी, माशाल्लाह। तो ये मुझे गिफ्ट हुआ था। और मेरे पास एक और गिलाफ़ है, वो नबी पाक के रोज़ा मुबारक की जाली के ऊपर जो गिलाफ़ है वो है। तो ये मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे, खूबसूरत, प्राइसलेस, सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ये हैं। कॉल्स किस किस्म की आती हैं? ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, ये कोई हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले की बात है। मेरी जो फ़ोन सुनती हैं फ़ीमेल, वो ना अवेलेबल नहीं थी, तो कॉल मैंने ले ली। मैंने कहा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। कहता वालेकुम सलाम। कहता, मैंने कहा कौन बात कर रहे हो? हम फ़लाँ बात कर रहे हैं। मैंने कहा कहाँ से? हम सऊदीया से बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी क्या काम है? कहता हाँ, हम वो डोल वाला से शादी करेगा। तुम डोल वाला बात करता है? मैंने कहा हाँ। तुम हमसे शादी करेगा? मैंने कहा क्या करते हो? कहता हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमारी सऊदीया में बसें चलती हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो कहता है कि हम सब कुछ बेच देगा, ये 30-40 करोड़ का बनता है, हम तेरे को दे देगा। मैंने कहा अगर आप ये सब मुझे दे दोगे तो खाओगे कहाँ से? कहता हम घर के बाहर फ्रूट की रेडी लगा लेगा ना। मैंने कहा यार, तो एक ये छोटा फनी इंसिडेंट था। तो ऐसी स्वीट कॉल्स आती रहती हैं, हम इंजॉय करते हैं, लोग प्यार करते हैं। शादी का प्लान आपका है क्या वैसे? शादी का प्लान जहाँ मेरी नानाबू को कोई पसंद आ गया या मेरे घर वालों को कोई मेरे लिए समझ में आ गया तो बिल्कुल। क्या म्यार मुकर्रर किया हुआ है आपने? अच्छा, पर्सनली मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि जी लड़का बहुत अमीर हो, ये वो नहीं। जैसे मैं खुद हूँ, रीज़नेबल फैमिली से हूँ, वो भी एक रीज़नेबल फैमिली से हो, अच्छा अर्न करता हो, जिस पे मतलब आपका अच्छा एक लाइफस्टाइल कैरी हो जाए, बस सिंपल। मैं बिल्कुल ये नहीं हूँ कि मैं अपने रिलेशन में बहुत बॉसी हूँ, बहुत डोमिनेंट हूँ, कि मैं कहूँ वही तुम नीचे तो मैं ऊपर। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो मेरी केयर करें, मैं उनकी केयर करूँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँ। अच्छा, ये बात भी नहीं कि मेरी मदर ने अगर मुझे नहीं पकाने को कहा तो मैं बिल्कुल नहीं पका सकती। आप मुझे आराम से प्यार से शायद कहें तो मैं पका भी लूँ। अगर आप कहेंगे चल उठ पका, तो जा फिर मेरा प्यो पकाता है, मैं तो नहीं पकाती। हाँ, बात करने का तरीका है ना, ये आपके डैडी हैं, ये तेरा प्यो है, बात तो एक ही है, लेकिन तरीका प्यार से। आप मुझसे जो मर्जी करा लो। कुकिंग बिल्कुल ही कभी नहीं की? चाय भी नहीं बनाई? चाय इस तरह से बनाते हैं कि पानी बॉईल होके आ जाता है, बस टी बैग मैं डाल लेती हूँ और मिल्क के 2 स्पून्स डाल लेती हूँ बस। अंडा उबाल लेते हैं? एक दफ़ा नगेट्स फ्राई करने की नाकाम कोशिश की थी, वो ना ऐसे स्पार्क हुआ, वो घी मेरी आँख के ऊपर पड़ गया। बस फिर वो उसके बाद फिर मैंने किचन में नहीं जाना। कभी अंडा उबाला? नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़रूरत नहीं पड़ी। जी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, कोई ऐसी अफवाह जिसे सुन के आपको हंसी आती हो? ज़िशान ने रिश्मा को छोड़ दिया, और बहुत गंदे कमेंट्स होते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, पता नहीं क्या क्या। तो मुझे तो सुन के बहुत हंसी आती है कि यार देखो, जो लोग तो मुझे पर्सनली जानते हैं, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, वो लोग कहते हैं कि यार हम हलफ देते हैं इस बात का कि ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग नहीं जानते, अब मैं हर एक के घर तो जाके बेल दे दे के तो नहीं क्लियर कर सकती हूँ। जिसको मेरा पता है उसको तो पता है, जिसको नहीं पता तो उसको मैं आज चीख चीख के बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। किस गुलूकार के साथ परफॉर्म करने की ख्वाहिश है? पिटबुल, जेनिफर, उसके अलावा मुझे आतिफ असलम साहब से मिलने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से गुलूकार ऐसे हैं जिनके साथ करोड़ रुपए भी दें तो आप बिल्कुल ना परफॉर्म करना चाहें? ऐसा तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं है।
गुलकार अच्छे हैं सारे। सारे अच्छे हैं। और किसी गुलकारा के साथ भी परफॉर्म किया? हुमैरा अरशद के साथ ऑन एंड ऑफ मुलाकात रहती है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। सायरा नसीम साहिबा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट इसलिए करती हूँ, उन्होंने फ़ैशन भी किया है ना, क्योंकि मैंने अपनी मामा को हमेशा फुल स्लीव्स में देखा है और उनको हमेशा फुल स्लीव्स में देखा है। उनका decent lady हैं। स्टाइल, दुपट्टा जिस तरीके से वो ड्रेप करती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी ड्रेसिंग की मैं फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। उसके अलावा सिंगर्स के साथ तो ऑन एंड ऑफ मुलाकात रहती है। या शाजिया मंजूर के गाने और आपका ढोल, उनसे भी बेटिंग, बहुत उसके अच्छी साथ तो मुलाकात बड़ी अच्छा है, combination बहुत बनता अच्छी दोस्त हैं, वो भी अच्छी मुलाकात है मेरी उनसे। 2-3 दफ़ा हम शोज़ पे मिले, तो बहुत लविंग हैं, बहुत फ़नी हैं, वो फ़न वाली लेडी हैं शाजिया मंजूर साहिबा, बहुत अच्छी हैं। लें जी, अब हमारा रैपिड फायर है, पैसा या शोहरत? शोहरत। लाहौर का खाना या कराची की सैर? लाहौर। ढोल बजाना या गुलकारी करना? ढोल। क्लासिक मौसीकी या पॉप म्यूजिक? डिपेंड्स ऑन मूड। ब्रांडेड कपड़े या सिंपल? ये भी डिपेंड्स ऑन मूड, मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। ज़िशान रोकड़ी या आतिफ असलम? यहाँ पे आपने मुझे फंसा दी है। आतिफ असलम साहब से मैं मिलना चाहती हूँ। ज़िशान रोकड़ी साहब जो हैं वो दोस्त हैं, कॉलीग हैं, तो हम यहाँ पे आतिफ असलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो तो दोस्त ऑलरेडी हैं, मुलाकात भी है, काम भी हमने इकट्ठे किया है, तो आतिफ असलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया Thank रेशमा, you, thank you आपके so साथ much. सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। बस अब मैं यही उम्मीद करती हूँ जो लोग इस रिकॉर्डिंग को, इस हमारे शो को देखें, बिल्कुल इस चीज़ को मत समझें कि मेरे घर में मेरी तरबियत गंदी की हुई है या मैंने कुछ वर्ड्स का सिलेक्शन ऐसा कर दिया। देखें, आप मेरे इस कॉन्टेक्स्ट को समझें।